जमात इस्लामी ठोस हिकमत अमली के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश करती है। पीटीआई जो है वो यही हरबे इससे पहले जब वो खुद इख्तिदार के अंदर मौजूद थे तो हुआ करते थे। बाद ऐसे आइन भी बने कि जिसे दिन की रोशनी भी नसीब नहीं हुई, आइन खत्म हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद जो निज़ाम तब्दील होना चाहिए था वो हुक्मरानों ने अपने मफादात के तहत नहीं किया, हम उसे बदलने की कोशिश जिक्र करेंगे 27वीं तरमीम का, जिसकी मंजूरी के बाद एक बार फिर मुल्क की सियासत में हलचल देखी जा रही है। एहतजाजी सियासत एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही है और आज से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, जिसमें पार्लिमानी कार्रवाइयों के साथ साथ सड़कों पर भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। और इसी दौरान जमात इस्लामी भी पीछे नहीं है। वो मीनार पाकिस्तान लाहौर में 21 नवंबर से 3 रोज़ा बड़ा इज्तिमा आम मुनक्किद कर रही है, जिसमें मुल्क भर में बदल दो निज़ाम तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाएगा। ये इज्तिमा न सिर्फ जमात के हामियों को इकट्ठा करेगा बल्कि एहतजाजी सियासत को एक मुनज़्ज़म रुख देने की कोशिश भी करेगा। और माज़े करीब पर जी नज़र डालें तो तारीख गवाह है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से जो भी एहतजाज हुआ वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। एहतजाज से चंद दिन की अफरा तफरी के अलावा कोई फ़ायदा ही नहीं होता। एहतजाज हमने देखा है कि आज तक ना कोई मकसद हासिल हुआ है और ना ही हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ा है, बल्कि एहतजाजी सियासत उल्टा अपोजिशन के गले पड़ गई है, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों पर मुकदमात बने, गिरफ्तारियाँ हुई और मुश्किलात में उनकी इजाफा हुआ, जिसकी सज़ा आज भी वो लोग भुगत रहे हैं। ये तो माजी करीब का हवाला था जो हमने आपके सामने रखा। जमात इस्लामी को आखिर एहतजाज की ज़रूरत क्यों पड़ी है, मकासद क्या है, डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जमात इस्लामी के जनरल अमीरुल अजीम साहब। बहुत शुक्रिया अमीरुल अजीम साहब आपके वक्त का। सर, जमात इस्लामी 21 नवंबर से 3 रोज़ा अपना इज्तिमा तो करने जा रही है और हम देख रहे हैं भरपूर तरीके से इसकी कैंपेन भी की जा रही है। ज़रूरत क्यों पेश है? असल में जमात इस्लामी कोई आज प्लान नहीं कर रही। अरसे दराज से जमात इस्लामी की तारीख में मुल्क गिर इज्तिमात हुआ करते हैं। ये 24वां इज्तिमा है। हमारा आखिरी इज्तिमा 2014 के अंदर हुआ था और मीनार पाकिस्तान पर ही हुआ था। ये इसके मकासद दावती भी होते हैं, तंजीमी भी होते हैं और पिछले एक तवील अरसे से हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के इज्तिमात के नतीजे में एक अवामी लहर भी पैदा करें, अवामी जद्दोजहद के लिए लोगों को उभारें और राय आमा की आवाज़ बने। जमात इस्लामी जो है वो तवील अरसे से ये काम कर रही है। इसमें फिर साथ साथ खिदमत का भी जज्बा होता है। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से हमने बनो काबिल के उन्वान से नौजवानों को अपने गिर्द इकट्ठा किया कि अब आपके पास तालीम के मौक़े मौजूद नहीं, तालीम बहुत महंगी हो गई हुई है, जो तालीम हासिल कर लेते हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। तो हम एक एहतमाम ये भी कर रहे हैं कि आप आएँ, जमात इस्लामी के बनो काबिल के प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हों और उसके बाद फिर घर बैठ के जो भी आप पूरी दुनिया के साथ इंटरलिंक करते हुए अपने लिए और मुल्क के लिए कोई ज़रा मुबादला हासिल करें। तो मुख्तलिफ मकासद के तहत हम ये सारा प्रोग्राम जो है वो किया करते हैं। अमीरुल अजीम साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने मकासद तो बता दिए कि इस तरह होता था, किया करते थे और वो कारआमद भी रहते थे। आज के दौर में हम देखते हैं जब भी एहतजाज होता है, अफरा तफरी होती, कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। तो ये सारे मकासद आपको लगता है इस सारी सूरत हाल में मौजूदा जो हम देख रहे हैं वो पूरे होंगे? अच्छा नहीं, हमारा इस इज्तिमा का मकसद जो है वो एहतजाज करना नहीं है। हमारा इस इज्तिमा का मकसद अवाम को मुनज़्ज़म करना है, राय आमा की तर्जुमानी करनी है। ये जो वक्ती जोश और जज्बा और उसके नतीजे के अंदर एक हलचल तो मिट जाती है, लेकिन कोई उससे नतीजा बरामद नहीं होता। जमात इस्लामी ठोस हिकमत अमली के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश करती है और नतीजा इसलिए बरामद नहीं होता कि अपने अपने दौर में हर पार्टी ने वही काम किया होता है जो अब उसके साथ हो रहा होता है। यानी पाकिस्तान की जो सियासत है वो तो एक इस्टेब्लिशमेंट की सियासत है। अब पीटीआई जो है वो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद है और उसके ऊपर ज़ाहिर बहुत सारी सख्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन यही हरबे इससे पहले जब वो खुद इख्तिदार के अंदर मौजूद थे तो हुआ करते थे। तो जब तक पाकिस्तान की सियासत ये तय न कर ले कि हमने मुक़्तदिर लोगों के बजाय अवामी जद्दोजहद के नतीजे में इस मुल्क के अंदर एक हकीकी जमहूरियत कायम करनी है, उस वक्त तक कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। अमीरुल अजीम साहब, आप निज़ाम को बदलने की बात कर रहे हैं। ये निज़ाम किस तरह से बदला जाएगा और क्या तब्दीलियां लाना चाहते हैं आप निज़ाम के अंदर और रोड मैप क्या है? देखिए, निज़ाम को बदलने में बहुत ताख़ीर हो गई हुई है। अच्छा। ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में तो एक जो अबूरी एक्ट पास किया गया, ये कहा गया कि जब तक नए कायदे और कानून नहीं बन जाते उस वक्त तक पुराना निज़ाम जारी रहेगा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जो आइन भी बने उसके बाद 62 का बना, 63 का बना, 53,
यानी बाद ऐसे आइन भी बने कि जिसे दिन की रोशनी भी जो है वो देखने का नसीब नहीं हुई, आइन ख़त्म हो गया, आइन बनाने वाले भी, पार्लियामेंट भी जो है वो तोड़ दी गई। लेकिन उन आइन में भी, हत्ता कि 1973 के आइन में भी ये लिखा हुआ है कि हमारे जो कवानीन है, आइन तो एक स्ट्रक्चर है, उसके नीचे कायदे कानून, अदालत, पुलिस का निज़ाम, एक्ट, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि ये हम जल्द अज जल्द तब्दील करेंगे। वो हम तब्दील नहीं कर सके। आप देखिए कि आपका पुलिस का एक्ट वही है जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज ने इस मुल्क के अंदर किया। आपके जो सिस्टम है जागीरदारी का, वो भी तकरीबन उसी तरह से मौजूद है। इस्लाहात जो है अगर कहीं कुछ छोटी मोटी हुई भी हैं तो वो बहुत कॉस्मेटिक चीज़ हुई हैं। हमारा अदालती निज़ाम जब तक नहीं बदलेगा, हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नहीं बदलेगा, दुनिया के अंदर कहीं आपको ये नजर नहीं आएंगे कि एसपी और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, उनके इतने बड़े बड़े घर हों, उनकी मराहत हों, उनकी ये सारी चीज़ें मौजूद हों। तो वो जो अंग्रेज़ का तर्ज हुक्मरानी था, जो बुनियादी तौर पे अवाम के लिए नहीं था, वो रियाया के लिए था, क्योंकि वो समझते थे कि हम 7 समुंदर पार आके हुक्मरान है और ये हमारी रियाया है। और टैक्सेशन के लिए हुआ करता था, यानी जो टैक्स देते थे उनकी हालत नहीं बदलती थी, और जिन्हें टैक्स जो लेते थे वो 7 समुंदर पार जाके उस दौलत के मजे उड़ाते थे। तो आज भी यही काम हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि 1947 पाकिस्तान बनने के बाद जो निज़ाम तब्दील होना चाहिए था वो हुक्मरानों ने अपने मफादात के तहत नहीं किया, हम उसे बदलने की कोशिश। तो ये तरमीम तो हो रही है, हुक्मरान तरमीम ला तो रहे हैं 18वीं, फिर 27वीं, निज़ाम बदला तो पहली बात निज़ाम तब्दील तो हो रहा है। नहीं, ये निज़ाम तब्दील नहीं हो रहा। ये अंग्रेज के निज़ाम को मजबूत करने के लिए जो अंग्रेज ने नहीं भी सोचा था वो ये सोच कर उसको काम कर रहे हैं। देखिए, आइन को बदलना इस तरह से कि रातों रात आप तरमीमात करते चले जाएं। 1973 का आइन बना, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मंजूरी ली गई, उनसे दस्तखत लिए गए, अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो 73 का आइन नहीं बना। तो अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो वो इत्तफाक राय के साथ होनी चाहिए, जिसमें विल लोगों की जो है उसमें शामिल मौजूद हो। लेकिन अगर आप धौंस और धांधली के साथ करेंगे, और धौंस और धांधली भी वो कि भाई जब आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो अरकान पार्लियामेंट भी कहते हैं कि फॉर्म 47 से आए हो या फॉर्म 45 से आए हो। तो इस तरह की असम्बली अगर आइन को तब्दील कर रही है तो ये तो ठीक नहीं है। अब हमें आइन से ज़्यादा हमें कवानीन बदलने चाहिए, वो कवानीन जो अवाम को इंसाफ नहीं दे रहे। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा जिसमें यह कहा जाता है कि ये 3 मुल्ज़मान को हम बरी करते हैं, पता लगता है कि 2 तो जो है वो जेलों के अंदर मर गए हुए हैं। आप यानी किसी भी जायदाद का मामला फैसला जब होने लगता है, पता लगता है कि तीसरी नस्ल वहाँ पर पहुंच। अमीरुल अजीम साहब, हुकूमत यही तो कह रही है कि बर्डन बड़ा था सुप्रीम कोर्ट पे, तो हमने आईनी अदालत अलग कर दिया है, अब आम आदमी के केसेस जो है वो फास्ट ट्रैक पे हो रहे हैं। भाईजान, ये जो आम आदमी का केस जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। आम आदमी का केस तो जो है वो जिला कचहरी के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँ कि मंसूरे के करीब जो है वो हमने अगर एक हॉस्पिटल के लिए कोई जगह ली है तो पटवार खाने के अंदर जो है वो 6 महीने लग गए हैं कि हम अपना इंतकाल मुकम्मल नहीं करवा सके। रजिस्ट्री में नहीं कि जी यहाँ हमने एक छोटा सा स्कूल बनाना है, वो पैसे मांगते हैं। वो कभी कहते हैं कि जी पटवारी जो है वो सैलाब के काम में चला गया है, असिस्टेंट कमिश्नर ने बुला लिया है। तो ये क्या निज़ाम है भाई? तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके हल होने वाली हो। ये तो मतलब मेरे घर के दहलीज के ऊपर जो इंसाफ मुझे मिलना चाहिए, जो हक मुझे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो बस आपने एक्ट तब्दील करने हैं, प्रैक्टिस तब्दील करनी है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस को तब्दील करें। अगर प्रैक्टिस तब्दील नहीं होगी तो जैसे आपने कहा कि जो इस्लामाबाद के अंदर वाकया हुआ तो पुलिस का एक आम सिपाही जो है वो नॉन लोगों की बेगमात के साथ ये काम कर रहा, तो आम आदमी के साथ वो क्या कर रहा होगा? ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अमीरुल अजीम साहब, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। लेकिन हम देखते हैं कि जो हुकूमत आती है वो अपने अकॉर्डिंग निज़ाम भी ले आती है, अपने अकॉर्डिंग तब्दीली भी ले आती है। तो अगर ये सारा कुछ इस तरह ही चलता रहा तो अवाम के लिए कुछ करने वाला कोई रह जाएगा कि बस सियासतदान अपने लिए करके बस? देखिए, 2 चीज़ें हैं। कभी भी जो है ना वो सिचुएशन इस तरह से नहीं चलती कि एक रुख के ऊपर चले जी। अवाम बाशूर हो जाए और वो ये देखें कौलो अमल के जो तजाद है उसको सामने रखते हुए। एक आदमी आकर नारा मारता है कि मैं जो है वो गरीबों का बहुत ही मतलब पसंद करने वाला हूँ और गरीबों के हकूक़ की काम करूँगा। देखें
उसके अमल के अंदर क्या है। अगर उसके अमल के अंदर जागीरदारी और उतनी जागीरों को लोगों के हकूक नहीं देता तो उसको पीछे कर लें। एक आदमी कहता है कि मैं इस मुल्क को पेरिस और जर्मनी और अमेरिका के बराबर इसकी सड़कें ले आऊंगा, तो आप देखिए कि क्या वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर मजदूरों के हक दे रहा है या नहीं दे रहा, वो आवाम के क्या हकूक देगा। नारे मारकर आप कहेंगे जब मदीने की रियासत बना लेंगे, और मदीने की रियासत जो है वो उन लोगों के ज़रिए बननी है कि जिनके बारे में अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता यहाँ पर टेलीविज़न के अंदर बैठ के कि उनकी कमाई क्या है, उन्होंने लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कैसे किए हैं, इससे पहले वो किन पार्टियों के अंदर मौजूद थे। इस पूरे तर्ज अमल को देखने के बाद अगर अवाम ये सोचें कि जो आदमी जो कह रहा है उसके साथ उसकी टीम क्या है। आप देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत या डिक्टेटरशिप या कोई भी इज़म आया है, अगर उसने अपने बनाए हुए नारों और मंशूर के मुताबिक अमल किया तो उसने कौमों को कुछ फलाह और कुछ कामयाबी दी है। और अगर मुनाफिकत बरतेंगे तो वो आपको चक्की में पीस कर रख देगा। सर लास्टली ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो आपका इज्तिमा है इसके सियासी और समाजी तौर पर क्या असरात देख रहे हैं? देखिए इसके ज़रिए हम लोगों के ईमान को मजबूत करेंगे और लोगों को उभारेंगे कि वो इस मुल्क की तब्दीली के लिए जद्दोजहद करें, मार्च मूवमेंट का आगाज़ करें और मार्च में लोगों को बताएं और समझाएं कि जनाब कौल व फ़ेल के तदाद को सामने रखते हुए उन लोगों का साथ दें जो खिदमत करते हैं, जो पैसा नहीं बनाते, जिनके बच्चे और जिनकी बाकी आल औलाद जो है वो अमेरिका और यूरोप में नहीं पड़ती, वो आवाम के साथ रहते हैं, आवाम के दुख दर्द में शरीक होते हैं, सैलाब और जलजले और हर काम में जो है वो लोगों के काम आते हैं। अगर इस तरह की तस्वीर जो है वो लोगों को समझ में आ गई तो मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी, हकीकी तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब आपके वक्त